हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप हमारे इस चैनल के माध्यम से केमिस्ट्री की क्लासेस लगातार अटेंड करेंगे और CGBSE बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th CGBSE का फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था। अब देख सकते हैं ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था की शुरुआत में हमको ये जानना जरूरी है कि जो पदार्थ, द्रव्य या मैटर, जिसका इंग्लिश नाम जो है मैटर है, ये होते क्या हैं। जब किसी वस्तु में कोई ना कोई द्रव्यमान हो तथा वह कुछ ना कुछ स्थान घेरता हो, ऐसी वस्तु को हम द्रव्य कहते हैं। द्रव्य कैसे बनता है, इस पे अगर बात करें तो संरचनात्मक अवयवों के त्रिविम यानी कि 3D में व्यवस्थीकरण के फलस्वरूप द्रव्य का निर्माण होता है। ओके, चलिए देखते हैं द्रव्य क्या है, इसकी परिभाषा को। द्रव्य पदार्थ, इसी को कहा जाता है मैटर। जब किसी वस्तु में कोई ना कोई द्रव्यमान हो तथा वह वस्तु कुछ न कुछ स्थान घेरता हो, उसे द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। ओके, समझ में आ रहा है कि द्रव्य या पदार्थ जब किसी वस्तु में कोई ना कोई द्रव्यमान हो तथा वह वस्तु कुछ ना कुछ स्थान घेरता हो, उसे द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। ओके, जैसे मेरे हाथ में एक मार्कर है, इस मार्कर का कोई ना कोई द्रव्यमान है, यानी कि इस पे कुछ ना कुछ भार है। अब इसको हम इस जगह हाथ पे रख लें या किसी जगह पर रखें, तो दूसरे किसी वस्तु के उसके ऊपर रखेंगे तो जहां पे रखाया है उसी जगह पर उसको हम नहीं रख सकते। रखेंगे तो ये उसके ऊपर रखा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस मार्कर के पास कुछ ना कुछ स्थान घेरने की क्षमता भी है, यानी यहां खुद का कुछ ना कुछ स्थान घेरता है। अगली वस्तु को रखें तो वह दूसरी ओर रखाएगा, फिर दूसरी को रखें तो दूसरी ओर रखाएगा। कहने का मतलब ये कि इसके पास खुद का कुछ ना कुछ द्रव्यमान है और इसका कुछ ना कुछ स्थान घेरने की क्षमता है, यानी कि इसका आयतन है। तो इस परिभाषा के अनुसार यह भी एक क्या है, द्रव्य या पदार्थ है। ऐसे ही हमारे आसपास बहुत सारे पदार्थ मिलते हैं जो हम इस अध्याय में सीखेंगे। ओके, अब देखते हैं कि ये पदार्थ या द्रव्य बनते कैसे हैं। ओके, कैसे बनते हैं। इन
पदार्थों का निर्माण संरचनात्मक अवयवों संरचनात्मक अवयवों मतलब परमाणु, अणु या आयन। इन संरचनात्मक अवयवों के त्रिविम में व्यवस्थीकरण से होती है। ओके, तो इन पदार्थों का निर्माण संरचनात्मक अवयव जैसे परमाणु, अणु या आयन के त्रिविम में व्यवस्थीकरण से होती है। तो इनके व्यवस्थीकरण से पदार्थ का निर्माण होता है। ओके, अब देखते हैं त्रिविम। त्रिविम किसे कहेंगे? त्रिविम उस माध्यम को कहेंगे जहां पे तीनों अक्ष उपस्थित हों, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। यह त्रिविम कहलाता है। ठीक, त्रिविम। ओके, इसी को हम 3D भी कहते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल तो ये 3D कहलाता है। 3D समझते होंगे कि जैसे 3D पिक्चर सुने होंगे, जैसे नॉर्मली अपन इसको लिखें तो ये 2D है। 2D किसको कहेंगे? देख लीजिए, इस बोर्ड में ये y अक्ष है और ये z अक्ष है, यानी कि इसमें 2 एक्सिस है। तो ये बोर्ड जो है क्या है? 2D है। यहीं अगर हम इसी बोर्ड पे अगर कुछ इस तरीके से लिखें, देख लीजिए ऐसा, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ऐसा, देखो इसको अब देखें तो ये उभरा हुआ दिख रहा है। यहाँ पे 3 अक्ष दिखेंगे, एक्स, वाई और जेड। तो ये 3D स्ट्रक्चर कहलाता है। 3D यानी कि त्रिविम, ऐसे जगह जहां पर उनके तीनों डायमेंशनल दिखाई देते हो, 3D कहलाता है। 3D का मतलब त्रिविम या 3D से अंतरिक्ष कह सकते हैं। जैसे हम अगर किसी फोटो में है, दीवार पे हैं, तो हम 2D होंगे, लेकिन हम अगर जीता जागता शरीर हमारे आपके सामने अगर मैं हूं तो मैं क्या हूंगा? 3D। मुझे, मेरा मतलब एक्स, वाई, जेड तीनों डायमेंशनल में मुझे आप देख सकते हैं। ओके, 3D समझ आ रहा है? ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हमने देखा इनके संरचनात्मक अवयव परमाणु, अणु और आयन। इनसे ही द्रव्य या पदार्थ का निर्माण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं, उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि H2O अणु का निर्माण जो है ये अणुओं के मिलने से होता है। H2 का निर्माण किससे मिलने से होता है? अणुओं से। H2O का। H2 गैस का निर्माण होता है परमाणु से। कैसे इसका निर्माण हुआ? इसका निर्माण हुआ H+8, इट इज गिविंग H2। इसका निर्माण कैसे हुआ वाटर मॉलिक्यूल का? H2+O2, इट इज गिविंग H2O। ये बैलेंस नहीं है तो यहाँ पे 2 और इस तरीके से। तो ये जो है ये अणुएं हैं, अणु मिलकर पानी का एक अणु बनाते हैं। ये परमाणु है, परमाणु मिलकर हाइड्रोजन गैस का एक अणु बनाते हैं। वैसे अगर अपन देखें सोडियम क्लोराइड ये जब ब्रेक होता है तो सोडियम क्लोराइड सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में टूटता है, यानी कि सोडियम आयन क्लोराइड का निर्माण आयनों से हुआ है। तो यहां पर इसको बनाने वाले जो संरचनात्मक अवयव हैं वो क्या है? आयन।
तो इस तरीके से किसी पदार्थ को बनाने के लिए जो संरचनात्मक अवयव होते हैं वो कौन होते हैं? अणु, परमाणु या आयन। हमारे आसपास जितने भी पदार्थ दिखाई देते हैं उन सभी पदार्थों का निर्माण जो हुआ है इन्हीं संरचनात्मक अवयवों अणु, परमाणु तथा आयनों से हुआ है। इनका संरचनात्मक अवयवों का त्रिविम में व्यवस्थीकरण होता है, उस व्यवस्थीकरण के आधार पर पदार्थ का निर्माण होता है। ओके, चलिए देखते हैं हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर रखें। ओके, ठीक है। स्क्रीनशॉट कंप्लीट होने के पश्चात अब आगे देखते हैं द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल। द्रव्य का वर्गीकरण जो है, इसका वर्गीकरण का आधार वर्गीकरण का जो आधार है यहां पर इसकी भौतिक अवस्था है कि उस द्रव्य की भौतिक अवस्था कैसी है, उसके आधार पर यहां पे हम क्या करेंगे, इन द्रव्य का वर्गीकरण करेंगे। तो द्रव्य जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: ठोस, द्रव, गैस। ओके, जब ठोस को गर्म किया जाता है, ठोस को गर्म किया जाता है, गर्म करने पर एक स्थिति ऐसी आती है जहां से ठोस द्रव में बदलना प्रारंभ होती है, तो उस ताप को उसका गलनांक कहा जाता है। गलनांक। और ठोस जो है बदल जाता है द्रव में। ओके, ठीक। नेक्स्ट, द्रव को फिर से ताप दिया जाता है। जब द्रव को ताप दिया जाता है तो एक स्थिति ऐसी आती है कि द्रव जो है उबलना प्रारंभ करती है। जिस बिंदु से, जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ करती है उसे उसका गलनांक कहा जाता है, सॉरी क्वथनांक कहा जाता है। उसे उस द्रव का क्वथनांक कहा जाता है। ओके, तो इस तरीके से गैस बनता है। अब देखें, जब ठोस, द्रव और गैस का निर्माण होता है तो इनके अवयवी कण आपस में जुड़ते हैं। तो अवयवी कणों को आपस में जुड़ने के लिए एक बल काम करता है, उस बल का नाम है अंतरा आणविक आकर्षण बल या अंतरा आणविक बल। अंतरा आणविक बल। अंतरा आणविक बल जो होता है, यह बल ठोसों में उच्चतम होता है। ठोसों में उच्चतम होता है। अंतरा आणविक बल ठोसों में उच्चतम होता है। ठोसों में अंतरा आणविक बल उच्चतम होने के चलते इसके
अवयवी कण, संरचनात्मक अवयवी कण जो होते हैं वो पास पास आते हैं। जब ये पास पास आते हैं, पास पास आने के चलते ठोसों के आकार जो होते हैं वो निश्चित होते हैं। ओके, अवयवी कणों के पास पास रहने से इनके आयतन भी क्या हो जाते हैं, निश्चित हो जाते हैं, यानी कि इनके आकार और आयतन बदलते नहीं हैं। ओके, निश्चित रहते हैं। नेक्स्ट, संपीड्यता, यानी कि जैसे संपीड्यता क्या है, कंप्रेशन। स्पंज लें, स्पंज को ऊपर से दबाएं तो स्पंज दब जाता है और उसका आकार चेंज हो जाता है। जैसे ही हाथ हटाएं तो वापस अपने आकार में आ जाएगा। लेकिन यहाँ ठोस को अगर हम ऊपर से बल लगाते भी हैं तो उसका आकार चेंज नहीं होगा। वो अलग बात है कि बहुत अधिक लगाएंगे तो वो टूट जाएगा या उसका आकार चेंज होगा, पर नॉर्मली इसमें कंप्रेशन जो है नहीं होता। टूट जाएगा, वापस टूटने के बाद वो वापस बनेगा नहीं, तो वो कंप्रेशन नहीं कहलाएगा। ओके, इसमें क्या होगा, कंप्रेशन में क्या होगा, अपन उसको दबाएं तो वह कंप्रेसित होगी और जैसे ही हम बल हटाएं तो वापस अपने आकार में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ठोसों में संपीड्यता का गुण नहीं पाया जाता, यानी कि ये कैसे होंगे, असंपीडी, ये असंपीडी होंगे। ठीक, ठोसों में कैसा होता है, असंपीडी गुण पाया जाता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे अंतरा आणविक बल उच्चतम होता है तो अंतर आणविक दूरी यहाँ पे क्या होती है, कम होती है। अंतरा आणविक दूरी जो होती है यहाँ पे कम होती है। ठोसों में अंतरा आणविक दूरी क्या होगी, कम होगी। ओके, आप देख सकते हैं ठोस में अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या होता है, उच्चतम होता है। उच्चतम होने से इनके अवयवी कण क्या होते हैं, पास पास आते हैं। पास पास आने से इनका अंतराणविक दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अंतराणविक दूरी कम होने से इनका आकार क्या होता है, निश्चित हो जाता है और इसके आयतन भी क्या हो जाते हैं, निश्चित हो जाते हैं। ओके, अब देखते हैं दूसरा जो है, दूसरी अवस्था है वह है द्रव। द्रवों में अंतरा आणविक आकर्षण बल ठोसों से कम होता है, ठोसों से कम। ठोसों से कम होने के चलते, यानी कि इनमें अंतरा आणविक आकर्षण बल क्या होता है, कम पाया जाता है। कम पाए जाने के कारण इनके अवयवी कण क्या हो जाते हैं, इस तरीके से दूर दूर होते हैं। अवयवी कण क्या होंगे, एक दूसरे से दूर दूर होंगे। अवयवी कण दूर दूर होंगे तो इनका अंतरा आणविक दूरी, अंतरा आणविक दूरी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। अंतरा आणविक दूरी अधिक हो जाएगी। क्या होगी, अंतरा आणविक दूरी अधिक हो जाएगी। अंतरा आणविक दूरी अधिक होगी। अंतरा आणविक दूरी अधिक होने से इनका आकार क्या होगा, आकार भी जो होगी वह अनिश्चित होगी। अंतरा आणविक दूरी अधिक होने से आकार इनका अनिश्चित होता है और यहीं पे इनका आयतन जो होता है, ये आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। आइए समझते हैं आकार ठोसों का अनिश्चित कैसे होता है और आयतन निश्चित कैसे होगा। सॉरी, ठोसों का नहीं, द्रवों का। अगर हम द्रव को देखें तो द्रव का उदाहरण क्या है, पानी। पानी को लें, इसके आकार की स्थिति में हमने पानी लिया गिलास में तो उसका आकार गिलास के जैसा हो गया। हमने उसे डाला एक बीकर में तो उस पानी का आकार बीकर के जैसे हो गया। फिर हमने उसको डाला कोनिकल फ्लास्क में तो उस पानी का आकार कोनिकल फ्लास्क के जैसा हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने जब उसी पानी को गिलास में लिया था, आकार गिलास के जैसा हुआ था।
फिर हमने उसे बीकर में डाला तो उस पानी का आकार बीकर के जैसा हुआ। फिर हमने क्या किया, उस पानी को ले जाके कोनिकल फ्लास्क में डाला तो उस पानी का आकार कोनिकल फ्लास्क के जैसा हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं कि द्रवों का आकार जो होता है वो क्या होता है, अनिश्चित होता है। अब बात करें उनके आयतन की। आयतन जो होती है वह निश्चित होती है। अब हम ये बात करते हैं कि मान के चलो जिस गिलास में हमने लिया था उसमें 500 ml पानी था। अब उस 500 ml पानी को हमने किस में डाला, बीकर में। बीकर में डाले तो भी पानी की आयतन कितनी होगी, 500 ml होगी। फिर उस बीकर से हम क्या करेंगे, कोनिकल फ्लास्क में ले जाकर डालेंगे तो वहां पर भी उस बीकर का पानी का आयतन कितना होगा, 500 ml होगा। यानी कि यहाँ पे बर्तन बदलने से पानी का आयतन बदलता नहीं है, क्या होता है, निश्चित होता है। जबकि बर्तन बदलने से पानी का आकार बदलता है। यानी कि पानी एक द्रव है तो हम ये कह सकते हैं कि द्रवों का आयतन जो होता है वो निश्चित होता है और उनकी आकृति या आकार जो है बर्तन के अनुसार बदलती जाती है। ओके, ठीक। अब आगे देखते हैं, तीसरा है गैस। गैस गैस जो होते हैं इनमें अंतरा आणविक बल बहुत ही कम होता है। यानी कि इसमें क्या होगा, निम्नतम होगा, बहुत ही कम होता है, निम्नतम होगी। निम्नतम होने के चलते इनके अवयवी कण या संरचनात्मक अवयव अणु परमाणु आयन बहुत अधिक दूर दूर होते हैं, बहुत अधिक दूर दूर होंगे। बहुत अधिक दूर दूर होंगे तो इनमें अंतरा आणविक दूरी भी क्या होगी, बहुत अधिक दूर होगी, है ना। अंतरा आणविक दूरी भी बहुत ही ज्यादा होगी। अंतरा आणविक दूरी क्या होगी, यहाँ पे अधिकतम होगी। अंतरा आणविक दूरी अधिकतम होगी। अधिकतम हो गया मतलब इनमें पकड़ क्या हुआ, कमजोर हो गया। अब देखें गैसों का आकार की बात करें तो गैसों का आकार जो होती है वह अनिश्चित होती है। कैसा होती है, अनिश्चित होती है। गैसों का आकार अनिश्चित होती है। कैसे, क्योंकि उसके पास गैस का तो कोई आकार है नहीं। ओके, ठीक है, इसीलिए उसका आकार जो है अनिश्चित होती है। गैसों का आयतन भी जो होता है यह अनिश्चित होती है। ठीक, गैसों का आयतन भी अनिश्चित होती है। जैसे मान के चलो हमारे पास एक परफ्यूम बॉटल है, परफ्यूम बॉटल 250 ml का है या 100 ml का है। हम इसका एक स्प्रे करें किसी कॉर्नर में तो एक स्प्रे में जितना भी यहाँ से ml जितना भी यहाँ से परफ्यूम निकलेगा वो थोड़ी देर बाद पूरे रूम में फैल जाएगा। यानी कि इतनी छोटी सी मात्रा, कम मात्रा यहाँ पे निकली थी परफ्यूम पर, वो क्या हो जाती है, पूरे रूम में फैल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आयतन कम था फिर पूरे इसमें भी फैल गया, तो उतना ही मात्रा पूरे रूम भर फैल जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो गैस होती है उनकी आयतन निश्चित नहीं होती है। ओके, ठीक। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि ठोस अवस्था में जब हम द्रव्य का वर्गीकरण करते हैं किसके आधार पर, उसके भौतिक अवस्था के आधार पर, तो 3 अवस्थाओं में बढ़ता है, ठोस, द्रव और गैस। अब देख सकते हैं ठोस को जब गर्म किया जाता है गलनांक तक तो वो द्रव में बदल जाता है, द्रव को फिर गर्म किया जाता है क्वथनांक तक तो गैस में बदल जाता है। ओके, ठोसों की अंतराण्विक बल की बात करें तो ठोसों में अंतराण्विक बल उच्चतम होता है, अणुएं पास पास होती हैं। अणुएं पास पास होंगी तो अंतराण्विक दूरी कम होगा। अंतराण्विक दूरी कम होगा तो उसका आकार जो होगा निश्चित होगा, उसका आयतन भी निश्चित होगा। यही बात करते हैं द्रवों का। ठोसों से कम होता है अंतराण्विक आकर्षण बल और जिसके चलते अणुएं क्या हो जाती हैं, दूर दूर हो जाती हैं। ये अवयव, संरचनात्मक अवयव जो है दूर दूर हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, अंतराण्विक दूरी भी अधिक हो जाती है। आकार अनिश्चित होता है द्रवों का, आयतन जो होता है वो निश्चित होता है। यही गैस की स्थिति में अगर बात करें तो अंतराण्विक आकर्षण बल निम्नतम, अणुएं बहुत दूर दूर होने से अंतराण्विक दूरी जो है अधिकतम हो जाती है, आकार अनिश्चित, आयतन भी अनिश्चित।
तो आपने देखा कि ठोस को गर्म करो तो गैस बनता है, ठोस को गर्म करो तो द्रव बनता है, द्रव को गर्म करो तो गैस बनता है। अब हम देखेंगे कि गैस को अगर हम गर्म करें, गैस को अगर हम गर्म करते हैं, गैस लिया जाए और गैस को उच्च ताप दिया जाए, उच्च ताप, ओके, गैस को गर्म करके उच्च ताप दिया जाए तब क्या होगा। तो उसको अगले स्लाइड में पढ़ते हैं। आप यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ओके। गैस, अब देखते हैं गैस को अगर उच्च ताप दिया जाए, गैस को क्या करेंगे, उच्च ताप देंगे, उच्च ताप। गैस को उच्च ताप देने पर इन गैसों से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से गैसों के इलेक्ट्रॉन ताप बढ़ने से निकलते जाते हैं और जमा हो जाते हैं। जमा होते होते एक स्थिति ऐसी आती है कि इनका पूरा एक ग्रुप बन जाता है, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन जमा हो जाते हैं। तो बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन जब जमा हो जाते हैं तो इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का मेघ या बादल कहा जाता है। तो इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बादल में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बादल या मेघ को हम प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा। यही क्या है, प्लाज्मा है। और ये प्लाज्मा जो होती है वह पदार्थ की चौथी अवस्था है। आप पदार्थ की तीन अवस्थाओं को तो जान चुके हैं, ठोस, द्रव, गैस। और गैस को जब ताप दिया जाता है, उच्च ताप, तो किसका निर्माण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के निकलने से प्लाज्मा का। और यह पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। अगर नॉर्मली पूछा जाए तो ठोस, द्रव, गैस को ही लिखना है। अगर चौथी अवस्था के बारे में पूछे तो आप प्लाज्मा को लिखेंगे। ओके, चलिए आइए देखते हैं कि प्लाज्मा में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या क्या गुण प्रदर्शित करता है। तो देखिए, अगर किसी के पास क्या हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन, किसी पदार्थ के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन हो तो वह पदार्थ जो होता है विद्युत का चालक होता है। विद्युत का चालक, यानी कि उस पदार्थ में क्या होगी, करंट लगेगी, वह अच्छा विद्युत का चालक होगा। ओके, और वह पदार्थ जो होगा वह रंगीन होगा। जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेंगे उस वह जो पदार्थ होगा कैसा होगा, रंगीन होगा। आइए देखते हैं कि ये प्लाज्मा की स्थिति कहां होती है, यानी कि इसके उदाहरण की बात करें। अगर हम उदाहरण की बात करें तो हम देखेंगे, आप सोचिए जरा कि जहां पे बहुत सारी गैसें हों और वहां का ताप बहुत अधिक हो। सोच पा रहे हैं क्या, कहां ताप सर्वाधिक होता है? ओके, हाँ बिल्कुल सही, सूर्य। सूर्य जो है, सूर्य में टेम्परेचर जो है बहुत अधिक है, ताप बहुत अधिक है, वहां पर गैसें भी पाई जाती हैं। तो सूर्य में उपस्थित जो गैसें हैं अत्यधिक ताप के चलते क्या करेंगी, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकलेंगी और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वहां पर जमावड़ा लगेगा। तो
सूर्य भी किसकी तरह काम करेगा? प्लाज्मा की तरह। तो हम कह सकते हैं कि सूर्य जो है, सूर्य एक प्लाज्मा है। सूर्य भी एक क्या है? प्लाज्मा है। दूसरा हम बात करें कि जब बारिश स्टार्ट होना रहता है, शुरुआती समय, बारिश मौसम का शुरुआती समय, बड़ी बहुत तेज गर्जन के साथ बिजली चमक के जब बारिश होती है, तो उस समय बादलें टकराती है, तो टकराने से वहां बहुत अधिक टेम्परेचर जनरेट होता है। तो आसपास जो गैसेस होती हैं, वो गैसों में से इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त हो जाते हैं और उसकी चमक के जहां तक जाती है, उस चमक में मुक्त इलेक्ट्रॉन भर भर के रहते हैं और वह चमक जब किसी जीव जंतु के ऊपर पड़ता है तो उसे बिजली की बहुत अधिक करंट लगती है। तो ये भी कह सकते हैं कि जो बिजली का जो माध्यम है, बिजली की चमकने का जो माध्यम है, वो माध्यम भी किसकी तरह काम करता है? प्लाज्मा की तरह। ओके, तो बिजली चमक बिजली चमक का माध्यम भी क्या है? प्लाज्मा है। प्लाज्मा है। इसके चपेट में जो भी आते हैं उनको बहुत अधिक मात्रा में करंट लगता है और उनकी मृत्यु भी हो जाती है। आइए देखते हैं प्लाज्मा का उपयोग कहां कहां कर सकते हैं या किया जाता है। प्लाज्मा का उपयोग, क्योंकि प्लाज्मा से रंगीन पदार्थ की पहचान भी होती है कि जिसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वो क्या होगा? रंगीन पदार्थ होगा। तो प्लाज्मा से रंगीन टीवी बनाई जाती है। रंगीन टीवी, इन प्लाज्मा से जो रंगीन टीवी बनता है, उन टीवियों की जो है पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, अच्छी क्वालिटी की। जब क्वालिटी अच्छी होगी तो महंगे भी होंगे। ओके, ये पहला उपयोग है। दूसरा उपयोग, प्लाज्मा का उपयोग जो है रंगीन लाइट्स बनाने में किया जाता है। रंगीन लाइट्स आप देखे होंगे शादी ब्याह में या दीपावली के समय जो रंगीन लाइट्स बनाते हैं, इस तरीके के रंगीन लाइटों के निर्माण में भी प्लाज्मा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये था प्लाज्मा, जिसमें आपने देखा कि जब किसी गैस को बहुत अधिक मात्रा में उच्च ताप दिया जाए तो उन गैसों से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं उनको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ये अलग अलग गैसों के अणुओं से, परमाणुओं से जो है इलेक्ट्रॉन निकलते जाते हैं और उनका जमावड़ा होता है। इनके जमावड़ा को मुक्त इलेक्ट्रॉनों का मेघ या बादल कहते हैं। और यही जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का मेघ या बादल क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है, जो कि पदार्थ की चौथी अवस्था है। ओके, प्लाज्मा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर किसी वस्तु या पदार्थ के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन हो तो उनके पास कौन कौन से गुण हो सकते हैं? तो अगर किसी पदार्थ के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन हो तो वह विद्युत का चालक है और वह पदार्थ क्या होगा? रंगीन पदार्थ होगा। किसके कारण? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। ओके, नेक्स्ट, प्लाज्मा का अगर अपन उदाहरण देखें तो सूर्य एक प्लाज्मा का उदाहरण है। बिजली चमकने से जो माध्यम बनता है, बिजली की चमक जहां तक आती है, वह भी एक प्लाज्मा है। प्लाज्मा का उपयोग जो है रंगीन टीवी बनाने में किया जाता है और प्लाज्मा का उपयोग रंगीन लाइटों के निर्माण में भी किया जाता है। ओके, तो आज हम लोगों ने विभिन्न ठोस अवस्था में देखा कि द्रव्य या पदार्थ क्या है। द्रव्य का भौतिक आधार पर वर्गीकरण हमने देखा, ठोस, द्रव और गैस में। ओके, और पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा पे भी हमने चर्चा किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इससे आगे, और जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से विभिन्न ठोसों का निर्माण होता है। तब तक के लिए आप लोगों को शुभकामनाएं। अच्छे से रहें और अच्छे से पढ़ाई करें और अपने रिजल्ट को इस बार के बोर्ड एग्जाम में जो है सुधारें। ओके, जय हिंद।